सुप्रीम कोर्ट मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों की दूसरी समाअत। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच पर हुकूमत और मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले इंक्वायरी कमीशन के भी बेंच पर एतराज़ात। मुतफर्रिक दरख्वास्त में नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स के NCA अलकादर ट्रस्ट स्कैंडल समेत 3 मुख्तलिफ केसेस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इमरान खान की पेशी के मौके पर वकला और सहाफ़ियों का दाखिला खुसूसी पासेस के जरिए होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगा। इस्लाम में इंसाफ को इंतहाई अहमियत हासिल है। मुआशरे मसावात और भाईचारे से फ़रोग़ पाते हैं। सरकारी अफसरान और शहरियों के दरमियान राबते में रुकावट नहीं होनी चाहिए। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कोयटा में अवामी खिदमात के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी में मुहतसिब के किरदार के मौजू पर सेमिनार। मैं अपने बाबा से सब कहूँगी, गमों के मंजर बयां करूँगी। मैं अपने बाबा से सब कहूँगी, वतन की मिट्टी को जिसने चाहा तुम्हारी खातिर लहू बहाया। उन्हीं की यादों को रोंद डाला, मैं किस तरह ये भुला सकूंगी। मैं अपने बाबा से सब शहदाए पाक फौज के लवाहिकीन भी नफरतों शरपसंदों में की जानिब से 9 मई को शिद्दत फौजी न तनसीबात और देखिए। अमला को नुकसान पहुंचाने पर अफसरदा। सोशल मीडिया पर वायरल नज़्म ने अवाम को अश्कबार कर दिया। नज़्म में शहीद सिपाही की बेटी ने 9 मई को शहदा की बेहुरमती पर अपने शहीद बाबा से शिकायत की है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के तलबा और फैकल्टी मेंबरान का जिना हाउस लाहौर का दौरा, तोड़फोड़ और कौमी असासे को तबाह करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाक फौज और अवाम पाकिस्तान के परचम तले मुत्तहिद हैं, कोई भी शरपसंद इस रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता। तलबा। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, रेड जोन में किसी भी सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं। शहर में आमदरफ्त के तमाम रास्ते मामूल के मुताबिक खुले हैं। 4 या 4 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का क्रिसेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल शादमान का दौरा। मोहसिन नकवी और बिलाल अफजल की असातिज़ा से भी मुलाकात। वज़ीर आला की बच्चों से भी मुलाकात। जदीद सहूलतें देखकर मुस्तरद हुई। सरकारी स्कूलों में बेहतरी के लिए इंतज़ामिया से मुशावरत करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी। मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत की इस्तेमारी पॉलिसियां जारी। कुपवाड़ा में मकामी लोगों की करोड़ों की जायदादें सील। जब्त की गई 20 दुकानें और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जमात इस्लामी की मिल्कियत हैं। सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह की रियासती अवाम के खिलाफ जाबराना हथकंडे इस्तेमाल करने की शदीद मज़म्मत। अगर भारत सेकुलर मुल्क है तो लोग हर चीज़ में मजहब को क्यों दाखिल कर देते हैं। भारतीय हुकूमत इस्लामोफोबिया फैला रही है। चालाकी से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लोगों के जहन आलूदा कर दिए हैं। अब पढ़े लिखे और बाशऊर हिंदू भी मुसलमानों से नफरत करते हैं। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। सऊदी खलाबाज रियाना बरनावी और अली अलकरनी तारीख साज मिशन मुकम्मल करने के बाद आलमी खलाई स्टेशन से वापस जमीन पर आ गए हैं। वो स्पेस एक्स ड्रैगन खलाई जहाज के जरिए वापस पहुंचे। उन्होंने खलाई स्टेशन पर गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान साइंसी तजुर्बात किए। रूस यूक्रेन जंग में नया मोड़। यूक्रेन का मॉस्को पर ड्रोन हमला, 3 इमारतों को निशाना बनाया। हमले में 8 ड्रोन इस्तेमाल किया गया, जिनमें से 5 को मार गिराया। कुछ ड्रोन का मलबा सदर व्लादिमीर पुतिन की रहायशगाह से 15 किलोमीटर दूर मिला। रूसी वजारत दिफा। कोयटा में 34वीं नेशनल गेम्स शानदार और रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर। 398 तमगे जीतकर आर्मी की पहली पोजीशन। वापडा दूसरे, नेवी का दस्ता तीसरे नंबर पर रहा। 18 रोज तक 32 खेलों में 6000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए।
بلوچستان نے 19 سال بعد قومی کھیلوں کی میزبانی کی۔ عمان کے شہر سلالہ میں جونیئر ہاکی ایشیا کپ ایونٹ کے سیمی فائنلز آج کھیلے جائیں گے۔ پہلے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا، دوسرا سیمی فائنل پاکستان اور ملیشیا کے درمیان ہوگا۔ اور ٹینس گرینڈ سلیم فرینچ اوپن، عالمی نمبر 2 روس کے ڈینیل میدویدیو کو پہلے مرحلے میں ہی اپسٹ شکست کا سامنا۔ برازیلین کوالیفائڈ کھلاڑی تھیاگو وائلڈ نے 5 سیٹس میں ہرا دیا۔ خواتین سنگلز میں دفاعی چیمپئن پولینڈ کی ایگا شویٹیک کا فاتحانہ آغاز، ٹینس کی انس جابر اور امریکہ کی کوکو گاف بھی دوسرے مرحلے میں پہنچ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں ہما ملک۔ اہم خبریں آپ نے جانی، اس خبروں کی تفصیل جان سکیں گے آپ اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ پاکستانیوں کے نام آگاہی کا ایک پیغام، ملک کے نامور صحافیوں اور کالم نگاروں کی بہترین ٹیم، جن کا کام خبر کو صحیح زاویے سے پرکھنا اور بہترین انداز میں قارئین کو آگاہ کرنا ہے، تاکہ قارئین کریں ہر نئی صبح کا آغاز پاکستان کے بہترین اردو اخبار روزنامہ نئی بات کے ساتھ۔ سیاست، حکومت، معیشت، عدالت، کھیل، شوبز، عالمی منظرنامہ، ٹیکنالوجی اور دلچسپ و عجیب خبروں کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا معتبر ترین اخبار روزنامہ نئی بات۔ آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو واچ الحمدللہ کامیابی کے پہلے 12 سال نئی جدت کے ساتھ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت اور تجربہ کار ٹیم کے ہمراہ اب نئی منزلوں کی طرف گامزن۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا تازہ ترین خبروں کے لیے وزٹ کریں www.metrovatch.com.pk۔ ویلکم بیک ناظرین، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سپریم کورٹ میں مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنے والے انکوائری کمیشن کی تشکیل کے خلاف درخواستوں کی دوسری سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنے والے انکوائری کمیشن نے بھی بطور فریق سپریم کورٹ میں جواب جمع کرواتے ہوئے بینچ پر اعتراضات اٹھا دیے۔ انکوائری کمیشن نے موقف اختیار کیا ہے کہ مناسب نہیں کہ موجودہ بینچ مبینہ آڈیو لیک سے متعلق معاملے کی سماعت کرے۔ چیف جسٹس اور ججز حلف کے مطابق آئین و قانون کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اور ججز ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کے بھی پابند ہیں۔ انکوائری کمیشن کے سامنے چیف جسٹس کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کے حوالے سے آڈیوز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کی آڈیو بھی منظر عام پر آئی۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کیسے مفاد عامہ کا معاملہ اٹھا سکتے ہیں؟ انکوائری کمیشن نے کہا کہ نئے قانون کے بعد بینچ کی تشکیل 3 رکنی کمیٹی کا اختیار ہے۔ کمیشن نے آرٹیکل 209 پر اپنا موقف پہلے اجلاس میں واضح کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ واضح کیا تھا کہ کمیشن کی کارروائی کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی نہ سمجھا جائے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے انکوائری کمیشن کی کارروائی کے خلاف حکم امتناع جاری کیا تھا۔ عدالت نے کہا تھا کہ انکوائری کمیشن کی تشکیل چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت کے بغیر کی گئی، جو عدلیہ کی آزادی اور ریاستی اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی صورت میں اعلیٰ عدلیہ کے کسی بھی جج کے خلاف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے، جس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی متوازی فارم نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ روز وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کمیشن کی تشکیل کے خلاف سماعت کرنے والے بینچ پر اعتراضات اٹھائے ہوئے تھے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کو معاملے کی سماعت سے الگ ہونے کی استدعا کرتے ہوئے نئے بینچ کی تشکیل کے لیے متفرق درخواست دائر کی گئی تھی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ تینوں ججز کا آڈیو لیکس سے کوئی نہ کوئی تعلق بنتا ہے۔ کمیشن کے سامنے ایک آڈیو چیف جسٹس کی خوش دامن کے حوالے سے ہے۔ عدالتی فیصلوں اور ججز کے ضابطہ اخلاق کے مطابق کوئی جج اپنے رشتہ دار کے مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا، اس لیے چیف جسٹس کو اس معاملے کی سماعت نہیں کرنی چاہیے۔ متفرق درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ماضی میں ارسلان افتخار کیس میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پر اعتراض اٹھایا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا۔
इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के NCA अलकादिर ट्रस्ट स्कैंडल केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं, इस वक्त हमारे नुमाइंदे बिलाल शेख हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, अब से कुछ देर बाद 2 बजे का टाइम फिक्स है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिवीजनल बेंच है वो इमरान खान के खिलाफ जो है एक केस की समाअत करेगा। बुनियादी तौर पे अलकादिर ट्रस्ट केस है जिसमें इमरान खान की अबूरी जमानत जो है वो अदालत का केस है। उस हवाले से जो डिवीजनल बेंच है 2 बजे इस पर ये केस फिक्स है। उसके अलावा 2 मजीद केसेस हैं जिसमें समाअत होगी और ये सिंगल बेंच समाअत करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2:30 बजे। उसमें से एक केस जो है वो 9 मई के बाद जो इमरान खान की तरफ से एक दरख्वास्त आई है कि उनके खिलाफ जितने मुकदमात FIR दर्ज हैं उसमें उनको गिरफ्तारी से रोका जाए पुलिस को। इस हवाले से इमरान खान की दरख्वास्त है, उस पर समाअत होनी है। और तीसरा केस जो है इस्लामाबाद के थाना नागला में जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी में जो एक यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया था, एक रैली निकाली गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसके ज़िम्मन में जो इमरान खान के खिलाफ जो FIR दर्ज है तीसरा, उसके हवाले से केस है। इन तीनों समाअत की केस जो है 2 बजे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मुआशरे की तरक्की इस्लामी इक़दार पर अमल करने में मुज़मिर है। इंसाफ पर मबनी फैसलों से ही कौमें तरक्की करती हैं। ज़रूरी है अफवाह दरगुजर से काम लिया जाए और जल्द फैसले किए जाएँ। गवर्नर हाउस कोयटा में अवामी खिदमात के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी में मोहतसब के किरदार के मौजू पर सेमिनार से खिताब में सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया में तनाज़ात के मुतबादिल हल पर तवज्जो दी जा रही है ताकि अदालतों पर मुकदमात के बोझ में कमी आ सके। हमें भी इस तरफ तवज्जो देनी होगी। उन्होंने कहा कि जल्द फैसले न करने से मुआशरे में तनाव पैदा होता है। ज़रूरी है कि इंसाफ की बुनियाद पर जल्द फैसले किए जाएं, इसी में मुआशरे की फलाह है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इस्लाम ने ख़वातीन को विरासत में हक़ दिया। ख़वातीन हमारी आबादी का 50% से ज़ायद हैं। हमें उन्हें काम के लिए साज़गार मौक़े फ़राहम करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबैयन ऑडियो लीक्स तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी की तश्कील के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। समाअत में खुसूसी कमेटी को चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की जानिब से नजमुस साकिब को तलबी का नोटिस भी मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म इम्तना जारी किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी दूर कर दिए। अदालत ने दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को 19 जून के लिए नोटिस जारी किए हैं। ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शहर में आमदोरफ्त के तमाम रास्ते मामूल के मुताबिक खुले हैं, ताहम 4 या 4 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रेड जोन में किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं है। शहदाए पाक फौज के लवाहिकीन ने शहदाए अर्ज़ पाक के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि हमारे बच्चों ने इस मिट्टी में अपना खून मिलाया। हमारी फौजी तनसीबात और अमलाक को नुकसान पहुंचाए जाने का बहुत दुख है। सोशल मीडिया पर वायरल शहीद की बेटी की अपने बाबा से शरपसंदों की शिकायत पर मबनी नज़्म ने भी आवाम को अश्कबार कर दिया। मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। आज यकीन करें आप कि मुझे बहुत दुखी दिल के साथ ये सब कुछ कहना पड़ रहा है कि इतना अफसोस हुआ कि इतने जिन लोगों ने भी हमारे देखे ना फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, हमारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, फौजी अमलाक को, हम इस चीज़ का इतना दुख है कि जिसकी कोई हद नहीं। कम से कम हमारे शहीद बच्चों के खून की लाज रख लेते, इतना सोचते कि इतना ये पाकिस्तान इतनी अजीम कुर्बानियों से बने। और आगे देखे हमारे बच्चों ने इस मिट्टी में अपना खून मिलाया है। अब जब कोई बच्चा शहीद होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जवाद आज ही शहीद हुआ है। क्या कसूर है उन लोगों का जिसने इस वतन के लिए कुर्बानी दी है? हम यतीम होते हैं ना, तो आप शहीद की तस्वीरों को क्यों जलाते हैं? ये शहीद होते हैं, हम यतीम होते हैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए होते हैं ना। मैं अपने बाबा को क्या जवाब दूंगी? वो मैं उनको कहूंगी कि आप इन लोगों के लिए जान दिए जो लोग आप लोगों की तस्वीरों को जलाते हैं, जो आप लोगों से मोहब्बत भी नहीं करते, वो आप लोगों ने इनके लिए जान दी है। जब हम देखते हैं ना कि दूसरे माँ बाप अपने बच्चों के साथ हैं तो हमारे ऊपर क्या गुजरती है। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी, गमों के मंजर बयां करूंगी।
मैं अपने बाबा से सब कहूंगी। वतन की मिट्टी को जिसने चाहा तुम्हारी खातिर लहू बहाया, उन्हीं की यादों को रोंद डाला, मैं किस तरह ये भुला सकूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी। ये नफरतों में तुम्हारी शिद्दत, ना देखी तुमने वतन की हुर्मत, कहाँ गई वो तुम्हारी गैरत। तुम्हारे शोलों में मैं जलूंगी, मैं अपने बाबा से सब कहूंगी। हमारा दुश्मन जो कर ना पाया वो तुमने लम्हों में कर दिखाया। वतन के शोहदा को भी रुलाया, खुदा से सारे गिले करूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी। मेरी निगाहों में सारे मंजर, भड़कते शोले, जिनाह का घर और एक यतीमी है मेरे सर पर। मैं हंसते हंसते भी रो पड़ूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी। वतन पे जान को निसार करना, वतन के शोहदा से प्यार करना, हमें भी इनमें शुमार करना। तुम्हारे हक में दुआ करूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी। गमों की वादी में चुप रहूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी। बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी मुल्तान के तलबा और तालिबात और फैकल्टी मेंबरान ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। तलबा और असातिज़ा ने जिना हाउस में तोड़ फोड़ और कौमी असासे को तबाह करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उनका कहना था कि पाक फौज और अवाम पाकिस्तान के परचम तले मुत्तहिद हैं। कोई भी शरपसंद इस रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता। हम आज अपने पाक फौज के साथ सॉलिडारिटी के लिए और ख़ास तौर पे ये जो हमारा नेशनल एसेट था जो कि जिना हाउस है, उसके साथ जो सलूक किया गया है उसकी मजम्मत करते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो जिना हाउस में पेश आया और हम दिल से इसकी मजम्मत करते हैं। पंजाबी सिख संगत पाकिस्तान के चेयरमैन सरदार गोपाल सिंह चावला कहते हैं कि पाक फौज हमारे माथे का झूमर है। हमारे बहादुर फौजी जवानों की कुर्बानियों के बायस हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सिख बरादरी हमेशा अपनी फ़ौज के साथ खड़ी होगी। अपने वीडियो बयान में सरदार गोपाल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए जन्नत से कम नहीं। हमें अपनी बहादुर फ़ौज पर फ़ख्र है जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान का दौरा किया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल ने अपनी मादरी इल्मी में असातिज़ा से मुलाकात की। उन्होंने मुख्तलिफ सेक्शंस का भी दौरा किया और बच्चों से तालीमी सरगर्मियों के बारे में दरियाफ्त किया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि आज जिस मकाम पर हूँ इसमें मेरे असातिज़ा का बहुत बड़ा किरदार है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि हुकूमत कारोबार और सरमायाकार दोस्त बजट के लिए इक़दाम कर रही है। हमने अमली इक़दाम से दिवालिया होने की बातें करने वालों को गलत साबित कर दिखाया। तफसील बता रहे हैं राहिल अंसार। इस्लामाबाद में लाहौर और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफूद से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि हमने IMF मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। कोशिश है कि आइंदा माली साल के लिए अवाम और कारोबार दोस्त बजट पेश करे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हम मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए दिन रात कोशां हैं। जब भी कोई पाकिस्तान टेक ऑफ करता है तो कोई ना कोई अजीब सानिया हो जाता है। पाकिस्तान आज जहाँ आके खड़ा हो गया है, अब हम सब की जिम्मेदारी है। हमने पूरी कोशिश करनी है हैंड होल्डिंग ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी टू मूव द, लेकिन अब पहिया जो है वो ऑब्वियसली बहुत स्लो है इस वक्त इकोनॉमी का, और हमारी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि हम टू द बेस्ट ऑफ आवर ऑनेस्टी एबिलिटी एंड एफर्ट्स वी शुड ट्राई टू डू बेस्ट फॉर द कंट्री। उन्होंने कहा कि 1999 में एटमी धमाके करने पर पाबंदियों का सामना रहा, लेकिन हम इन हालात से भी निकल आए। 2017 में 24th इकोनॉमी थी, वो 2022 में जब नई हुकूमत आई तो उसको 47th इकोनॉमी दुनिया की मिली, और आपकी $100 बिलियन की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी स्टॉक मार्केट की, इट हैज कम डाउन टू लेस देन $25 बिलियन। दिस इज अ बिग नुकसान टू पाकिस्तान। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मुश्किल हालात के बावजूद मुल्क के डिफॉल्ट की बातें करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और कमिश्नर मालाकरण अंजुमन ताजरान लोअर डीर और चेयरमैन बार एसोसिएशन लोअर डी ने फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल तैमरगरा का दौरा किया। स्कूल इंतजामिया ने 9 और 10 मई को होने वाले वाक़े के बारे में ब्रीफिंग दी। कमिश्नर मालाकरण ने कहा कि ऐसे वाक़यात में मुलव्वस शरपसंद अनासर की ज़हनी कैफियत को जानने की ज़रूरत है। ये स्कूल देख के जितना अफसोस होता है कि हम वो कौम हैं जो स्कूल को जलाते हैं, गिराते हैं और लूटते हैं।
باقی قومیں اسکولیں بنا رہی ہیں, اسکولوں کا خیال رکھ رہی ہیں, اس میں ہمارے ہی بچے پڑھتے ہیں, لیکن پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے, ان کے سینے میں پتہ نہیں کون سے دل تھے جو آ کے اسکولوں کے ساتھ یہ حال کرتے, جو حال ابھی میں نے دیکھے یہاں پہ, تو اس کو دیکھ کے واقعی انسان کو افسوس ہی ہو سکتا ہے. میں حیران ہوں کہ 9 مئی کو ایف سی اسکول کی کیا قصور تھی, اس 1800 بچوں کی کیا قصور تھی, ان کا مستقبل داؤ پہ لگا کر تاریخ کر دیا. کچھ شرپسندوں نے ہمارے اسکول پر حملہ کر دیا تھا, تو میں بھاگا گھر سے چلا آیا تھا, اور میں نے لوگوں کو روکا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو, اب تو لوگوں اور بچوں کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہو. لیکن اس شرپسندوں نے میری ایک بھی بات نہیں سنی اور ہمارے اسکول کا ایسے حال کر دیا کہ وہ ابھی مہینوں میں صحیح ہوگا. یا میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا ان لوگوں کے بھائی بہن نہیں ہے, کیا وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں, ان کو یہ سب کرتے ہوئے ذرا سا بھی احساس نہیں آیا. یہاں پہ 1400 سے زائد لوگوں کا جو ہے تعلیم داؤ پہ لگا ہوا ہے, لیکن ہم یہ لوگ ہمیں تعلیم حاصل کرنے سے روک رہے ہیں. ہم اس کا یہی مطلب سمجھیں گے, ہم ان کو تعلیم حاصل کر کے جواب دیں گے. انسان کا جو دل ہے وہ رو رہا ہے اگر اس حالت کو دیکھ لے کہ یہ بہت خوبصورت اسکول تھا اس علاقے, سارے ملاکنڈ ڈویژن میں یہ ایک پریسٹیجیس ادارہ تھا جو لوگوں نے اس طرح کر دیا ہے, تباہ برباد کیا ہے. میں ایز اے قوم کی بیٹی حکومت سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی شخص ہمارے اسکول کی طرف اس طرح آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے اور لڑکیوں کی تعلیم کو نقصان پہنچانے کی ضرورت بھی نہ کر سکے. پاکستان اور بیلاروس نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو وسعت دینے کے لیے معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں. تفصیل بتائیں گے حسن طارق بٹ. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور بیلاروس کے وزیر خارجہ کے درمیان مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوا. معزز مہمان وزارت خارجہ پہنچے تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے ان کا استقبال کیا. دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے. پہلے معاہدے کے تحت سفارتی پاسپورٹ کے حامل افراد کو ویزے سے استثنا ہوگا. دونوں وزرائے خارجہ نے مشترکہ اعلامیہ پر بھی دستخط کیے. یہ بھی طے پایا کہ دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اداروں کے درمیان تعاون کو بڑھایا جائے گا. مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بیلاروس کے ساتھ تجارت, سرمایہ کاری, زراعت اور صنعتی تعاون کے فروغ کے ساتھ عوامی روابط بھی بڑھانا چاہتے ہیں. We aspire to build a comprehensive and mutually beneficial partnership that contributes to the prosperity and well-being of our nations. We have mutually agreed to undertake practical measures aimed at transforming the profound goodwill shared between our governments and peoples into tangible cooperation across various domains. وزیر خارجہ سرگئی ایلینک نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو بیلاروس کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ مختلف پلیٹ فارمز پر دو طرفہ تعاون کو بڑھایا جائے گا. We see Pakistan as a valuable and reliable partner in South Asia and in the Muslim world. During today's productive talks with the Minister, we were able to discuss the whole spectrum of mutually beneficial bilateral cooperation in politics, economics and other spheres. بیلاروس کے وزیر خارجہ سرگئی ایلینک نے وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ دونوں ملکوں کی دوستی کی علامت کے طور پر پودا بھی لگایا. حسن طارق بٹ, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے اور اس کی عزت و تقریم لازم ہے. کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنی گرفتاری کی صورت میں اداروں کو سخت رد عمل کی دھمکی دی. عمران خان جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حواریوں نے قومی املاک کو آگ لگائی اور اپنے کارکنوں کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. دنیا کے کسی ملک میں کوئی شخص آئین توڑے, دنیا کے کسی شخص میں جو آئین سے انحرافی کرے, تو کیا دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ اور پڑھے لکھے ممالک میں ایسے لوگوں کو کیا سزائیں دی جاتی ہیں؟ منی لانڈرنگ والوں کو کیا سزائیں دی جاتی ہے؟ کرپشن کرنے والوں کو کیا سزائیں دی جاتی ہے؟ اس طرح کی پوری لسٹ ہے عمران خان کے خلاف. پھر جو سب سے گھناؤنا جرم اب کیا انہوں نے
کہ آپ کے قومی اداروں پر حملے کرنا، اپنے قومی اداروں پر حملے کرنا، ان کو شروع میں ان کو ڈیفینڈ کرنا. ہائی کورٹ میں کہنا سیکنڈ ڈے جب اس کو رعایت دی گئی سپریم کورٹ بھی کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو دوبارہ ایسا ریئیکشن ہوگا. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو دوبارہ یہ ریئیکشن ہوگا. یہ ایڈمیشن بھی ہے پرانے جرم کی اور نئے جرم کی پیشن گوئی بھی ہے، اعتراف بھی ہے. اعتراف بھی کہ ہم نے پہلے بھی کیا اور آئندہ کی دھمکی بھی ہے. وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر کہتی ہیں کہ اقوام متحدہ امن مشن میں پاکستان کا نمایاں کردار رہا جو عالمی امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے پختہ عزم کا عکاس ہے. اسلام آباد میں اقوام متحدہ امن مشن کے 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے ہونے والی تقریب سے خطاب میں وزیر مملکت نے کہا کہ عالمی امن کے لیے پاکستان کی قربانی اور کاوشیں کسی سے کم نہیں. To us, nothing else in many ways represents the core values that Pakistan tries to present to the world than as demonstrated through this act of Pakistan. It is our belief in multilateralism. It is our belief in the commonality of peace. Pakistan has had a strong, long-standing association and commitment to UN peacekeeping. Since 1960, over 200,000 Pakistani military, police and civilian personnel, including women, have served with honor and valor in 46 UN missions spread over 28 countries in Asia, Europe and Africa. Today we continue to stand among the top troop contributing countries with over 4,300 uniformed men and women serving in 9 UN peace operations. اس موقع پر پینل ڈسکشن میں امن مشن میں پاکستان کی گراں خدمات کو سراہا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتی حکم کے باوجود شیری مزاری کی گرفتاری کے حوالے سے توہین عدالت کیس میں آئی جی پولیس نے تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا ہے. عدالت نے جواب کی درخواست گزار کی وکیل کو فراہم کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر 15 جون کو دلائل طلب کر لیے ہیں. اپسوس کوئک قومی پول کے مطابق 9 مئی کے واقعات پر عوامی رائے پول کے مطابق شرپسند واقعات کی مذمت پاکستانیوں کے اپنے وطن سے وفاداری کی ضمانت ہے. پاکستانی عوام کی اکثریت نے 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کی ہے. قریباً 10 میں سے 9 پاکستانیوں کی رائے کے مطابق 9 مئی کے واقعات قومی اور فوجی بقا کے خلاف ایک منظم سازش تھے. پول کے مطابق تقریباً 80% پاکستانی 9 مئی کے شرپسند عناصر کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں. ہر دور سے ایک پاکستانی تحریک انصاف کی قیادت اور ان کے کارکنان سے مذمت اور معافی کا مطالبہ کرتے ہیں. پول کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم 9 مئی کے گھنونے واقعات کی بھرپور مذمت کے ساتھ ساتھ ذمہ دار مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کرتی ہے. کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ رن وے اپ گریڈیشن کے بعد آپریشنل ہو گیا. رن وے 5 ارب روپے کی لاگت سے اپ گریڈ کیا گیا ہے. جدید ایئر فیلڈ لائٹنگ سسٹم تنصیب کے بعد بوئنگ 777 جیسے طیارے ہر موسم اور دن کے کسی بھی اوقات میں لینڈنگ اور ٹیک آف کر سکیں گے. ترجمان سول ایویشن کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سے پہلی فلائٹ نے نئے رن وے پر بآسانی لینڈ کیا. ایئرپورٹ مینیجر اور سول ایویشن حکام پہلی فلائٹ لینڈنگ کے موقع پر موجود رہے. اور پاکستان نیوی وار کالج کے 52ویں کانوکیشن کی تقریب لاہور میں ہوئی. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی. تقریب میں 95 افسران کو ڈگریاں دی گئیں. فارغ التحصیل افسران میں دوست ممالک کے 41 افسران بھی شامل ہیں. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ نئی ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فروغ متقاضی ہے کہ روایتی جنگ حکمت عملی کی جگہ جدت کو اپنایا جائے. میری ٹائم سیکٹر کے حوالے سے آگاہی کا فروغ پاکستان نیوی وار کالج کا ترہ امتیاز ہے. نیول چیف نے تقریب کے اختتام پر کامیاب گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کی. تقریب میں اعلیٰ عسکری حکام، سول معززین اور کورس ممبران کے اہل خانہ نے شرکت کی. امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ نے کئی دہائیوں پر محیط اپنی خدمات اور اعلیٰ اقدار کو برقرار رکھا ہے. یہ بات انہوں نے اس تنظیم کے سالانہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ اسلام امن اور ہم آہنگی کا مذہب ہے. اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ مسلمان امریکیوں کی نمائندگی اور انسانیت کی خدمت کرتا ہے. پاکستانی سفیر نے کہا کہ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ نے پاکستان میں سیلاب کے متاثرین کی امداد کے لیے $1.5 کروڑ اکٹھے کیے، جبکہ اس کی قیادت نے عین تباہی کے دوران سیلابی علاقوں کا بھی دورہ کیا.
खबर देंगे आपको मकबूजा जम्मू कश्मीर से, जहां फिस्ताई भारतीय हुकूमत ने अपनी तमाम तरह इस्तेमारी पॉलिसियां जारी रखते हुए आज़ादी पसंद लोगों और तंजीमों को तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी की सजा देने के लिए जिला कुपवाड़ा में शहरियों की करोड़ों रुपए मालियत की इमलाक सील कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज हुकूमत ने कश्मीरियों को उनके जायदादों से बेदखल करने के लिए रियासती तहकीकाती एजेंसी को इस्तेमाल करने समेत अपने जाबिराना हथकंडों में इजाफा किया। जब्त की गई जायदादों में कुपवाड़ा कस्बे में 20 दुकानों के साथ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है जो जमात इस्लामी की मलकियत है। भारतीय हुकूमत अब तक जमात इस्लामी की 57 जायदादें जब्त कर चुकी है। मकबूजा इलाके में जमात इस्लामी की मजीद 188 जायदादें सील करने का घनौना मंसूबा बनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली के बदनाम ज़मानत हार जेल से एक पैगाम में मकबूजा इलाके में छापों, मुहासरों और तलाशी की कार्रवाइयों, गिरफ्तारियों, अमलाक की जब्तगी और दीगर मजालिम की मजम्मत करते हुए कहा है कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की आवाज़ को खामोश करने के लिए ज़ालिमाना इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को उनके सियासी नज़रियात की बिना पर सलाखों के पीछे डाला जा रहा है और मुमताज़ रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक समेत आला क़यादत को झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ हुई। सुबह की पहली किरण के साथ पाकिस्तानियों के नाम आगाही का एक पैगाम, मुल्क के नामवर सहाफियों और कॉलम निगारों की बेहतरीन टीम, जिनका काम खबर को सही जाविये से परखना और बेहतरीन अंदाज में कारीन को आगाह करना है ताकि कारीन करें हर नई सुबह का आगाज। पाकिस्तान के बेहतरीन उर्दू अखबार रोजनामा नई बात के साथ सियासत, हुकूमत, मईशत, अदालत, खेल, शोबिस, आलमी मंजरनामा, टेक्नोलॉजी और दिलचस्प अजीब खबरों के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का मोतबर तरीन अखबार रोजनामा नई बात आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। खबरनामे के सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, बॉलीवुड के सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि भारतीय हुकूमत इस्लामोफोबिया फैला रही है। उन्होंने भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू में भारत में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि चाहे फिल्में हों या हकीकत, मुसलमानों से नफरत आजकल फैशन बन चुका है। उनका मजीद कहना था कि भारतीय हुकूमत ने चालाकी से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लोगों के जहन आलूदा कर दिए हैं। अब पढ़े लिखे और बाशऊर हिंदू भी मुसलमानों से नफरत करने लगे हैं। नसीरुद्दीन शाह ने सवाल उठाया कि अगर भारत सेकुलर मुल्क है तो लोग हर चीज में मजहब को क्यों दाखिल कर देते हैं। और भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए की कोर्स से शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बाप को हज़फ करके हिंदुत्व के अलमबरदार वीडी सावकर को निसाब में शामिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल के 5 अरकान ने इकबाल को निसाब से निकालने पर एतराज़ किया है। दानिशवरों ने इक़दाम की मजम्मत करते हुए इसे बदनीयती और तंग नजरी करार दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना है कि भारत को तकसीम करने की बुनियाद रखने वालों को निसाब में जगह नहीं मिलनी चाहिए। मारूफ माहिर इकबालियात और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमरस अब्दुल हक ने फैसले को तालीमी इदारे के लिए बदनसीबी करार दिया है और कहा है कि इकबाल जैसा मुहिब वतन शायर हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया के किसी भी अदब में पैदा नहीं हुआ। इक़दाम से इकबाल को तो कोई नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता पूरी कौम खसारे में रहेगी। इकबाल पर मुतादिद किताबों के मुसन्निफ प्रोफेसर अब्दुल हक ने कहा कि भारत के कौमी तराने के खालिक रविंद्रनाथ टैगोर इकबाल से मिलने के लिए खुद 3 मरतबा लाहौर गए। जवाहरलाल नेहरू भी उनसे मिलने गए और घंटों बातें की। राधा कृष्णन और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने भी इकबाल के ख्यालात पर कभी उंगली नहीं उठाई। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने महात्मा गांधी को भी बीए सियासियात के कोर्स में 5वें सेमेस्टर से हटाकर 7वें सेमेस्टर में शामिल कर दिया है। अगर कोई तालिब इल्म 3 साल पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी छोड़ेगा तो वो गांधी को पढ़ ही नहीं सकेगा। शिमाली कोरिया ने अपना पहला फौजी जासूस सैटेलाइट खला में भेजने की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश नाकामी से दोचार हुई है। सैटेलाइट लेकर जाने वाला रॉकेट समंदर में गिरकर तबाह हो गया है। जनूबी कोरिया को इस रॉकेट का कुछ मलबा मिला है। शिमाली कोरिया का कहना है कि एक हादसे के बायस रॉकेट तबाह हुआ है। इससे कबल शिमाली कोरिया ने अमरीकी फौज की सरगर्मियों की निगरानी के लिए एक सैटेलाइट खला में भेजने का ऐलान किया था। शिमाली कोरिया ने कहा है कि वो जल्द दोबारा सैटेलाइट खला में रवाना करेगा। रॉकेट की रवानगी के वक्त जापान और जनूबी कोरिया में खतरे के सायरन बज उठे। सऊदी खलाबाज राना बरनावी और अली अलकरनी तारीख साज मिशन मुकम्मल करने के बाद आलमी खलाई स्टेशन से वापस जमीन पर आ गए हैं। वो खलाई जहाज स्पेसएक्स ड्रैगन खलाई जहाज के जरिए पहुंचे। उन्होंने खलाई स्टेशन पर गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान साइंसी तजुर्बात किए। खलाई मिशन पर जाने वाली पहली अरब खातून राना बरनावी और साथ ही अली अलकरनी ने वापसी से कबल कहा कि यह हमारे मुल्क और हमारे खित्ते के लिए एक नए दौर का आगाज है।
شمالی کوسوو میں کشیدگی میں اضافے کے بعد نیٹو نے مزید 700 اہلکار تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پیر کو نیٹو کے زیر قیادت مشن میں شامل 30 اہلکار سرب مظاہرین کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں زخمی ہو گئے تھے۔ نیٹو کے سربراہ اسٹولٹنبرگ نے اوسلو میں میڈیا کو بتایا کہ ضرورت پڑنے پر مزید فوجی بھی کوسوو بھیجوائے جا سکتے ہیں۔ کوسوو میں سرب کمیونٹی کے علاقے میں البانوی میئر کا چارج سنبھالنے کے خلاف شدید مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد کوسوو اور البانیہ کے درمیان بھی کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ سینئر رہنما مسلم لیگ نون خواجہ احمد حسان نے پنجاب یونیورسٹی لاہور کے ادارہ کلیم علوم زاریہ کے زیر اہتمام ایک روزہ کاروباری تقریب کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کی حیثیت سے سونے کی کان سمجھا جاتا ہے۔ خواجہ احمد حسان نے کہا کہ انٹرپرینیورشپ کو فروغ دے کر ہم بڑھتی بے روزگاری پر قابو پا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو ناامیدی چھوڑ کر محنت اور امید کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ تقریب میں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود، فیکلٹی ممبرز، طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ یوم تکبیر کے موقع پر اٹلی کے شہر روبرٹو میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مسلم لیگ نون اٹلی کے زیر اہتمام ہونے والی تقریب میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ عالمی طاقتوں نے ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے بدلے کئی مراد دینے کی پیشکش کی تھی، تاہم محمد نواز شریف نے اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا اور ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک بنا دیا۔ اس موقع پر ایٹمی دھماکوں کے 25 سال مکمل ہونے پر کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ عازمین حج کی خدمات کے لیے معاونین مکہ مکرمہ میں خدمات کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ تفصیل رانا فہیم سے۔ پاکستان سے آئے ہوئے سرکاری حج اسکیم کے تحت عازمین حج کے لیے معاونین مکمل طور پر خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ یہاں پہ ملٹیپل چیلنجز سے جب ہم لوگ آئے، یہاں پہ بہت ساری ایسی بلڈنگز ہیں جو کہ 3 سال بعد کھل رہی ہیں، تو ان کو تیار کروانا، ان کو ریڈنس کے اسٹیٹ پہ لے کے آنا، تو یہ ماشاءاللہ انہی کا حوصلہ تھا۔ اور ابھی ماشاءاللہ ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ ہمارے حاجیوں میں ان کو ہم اچھی سہولت دینے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ سرکاری رہائش گاہوں میں کمروں تک سامان پہنچانے کے عمل سے لے کر حرم جانے سے اور وہاں سے واپسی تک معاونین فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے یہ معاونین جو ہے یہ پاکستان بیسڈ ہوتے ہیں، ہر لفٹ کے ساتھ ان کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، پھر ہر فلور پہ ایک معاون کھڑا ہوتا ہے۔ اگر اس 300-400 بندوں کا جو لگیج ہے، جو سامان ہے، اگر اس میں کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے تو اس کو بھی یہی لک آفٹر کرتے ہیں۔ پھر ہمارے ایک لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیل ہے جس کو معاونین وہ بھی وہاں پہ چلا رہے ہیں۔ معاونین کی مدد سے عازمین کو ہر طرح کی سہولتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مکہ وہ شہر ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، تو اس امن کے شہر میں اس نے ہمیں اپنے مہمانوں کی خدمت کے لیے بلایا ہے، جو کہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے۔ ہم تو حاجیوں کو اپنا فیملی ممبر سمجھ کے نا جتنی ہو سکے ان کی خدمت کریں گے۔ لگن کے ساتھ آئے ہیں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ آئے ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ جو ہمارا مین فوکس ہے وہ حاجیوں کی خدمت کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ، ایکاموڈیشن، فوڈ اور میڈیکل کی ہر چیزیں ہماری تیار ہے، ہمارے معاونین تیار ہے ہر چیلنج کے لیے۔ ہم وزارت مذہبی امور کی جانب سے مکمل تربیت کے بعد معاونین کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تعینات کیا گیا ہے۔ حج مشن کی کامیابی میں معاونین اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ رانا فہیم اسلم، PTV نیوز، مکہ مکرمہ۔ پاکستان چاول کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں 10ویں اور برآمد کے حوالے سے 30ویں نمبر پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کپاس کے بعد سب سے زیادہ زر مبادلہ چاول کی برآمدات سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ وزیراعظم پاکستان کے قومی زرعی پروگرام کے تحت چاول کی پیداوار میں اضافے کے قومی منصوبے پر عمل درآمد جاری ہے۔ تفصیل بتائیں گے محمد اشرف۔ گندم کے بعد چاول خوراک کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ضلع اکاڑہ میں اس سال 3,50,000 ایکڑ پر چاول کاشت کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے چاول کی پیداوار میں اضافے کے قومی منصوبے کے تحت باسمتی اقسام کے بیج پر 1,500 روپے اور غیر باسمتی اقسام کے بیج پر 1,000 روپے فی تھیلا سبسڈی دی جا رہی ہے۔ 5 ایکڑ منجی کاشت کرتے تھے، اس دفعہ چونکہ گورنمنٹ نے بیج کے اوپر سبسڈی دی ہے، کھادوں کے اوپر سبسڈی دی ہے اور ڈیزل بھی سستا کر دیا ہے۔ اس دفعہ ہم 10 ایکڑ کاشت کر رہے ہیں اور آئندہ اس سے بھی زیادہ منجی کاشت کریں گے۔ منصوبے کے تحت باسمتی چاول کی فی ایکڑ اوسط پیداوار میں اضافے کے لیے کاشتکاروں کو رائڈنگ ٹائپ ٹرانسپلانٹر، نرسری اگانے والی مشین اور دوسری زرعی مشینری 50% رعایتی قیمت پر فراہم کی جا رہی ہے، جیسے باسمتی چاول کی پیداوار میں 10 سے 20 من فی ایکڑ اضافہ ہوگا۔ کاشتکاروں کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ کدو کرتے وقت پوٹاش اور فاسفورس والی کھادیں ڈال لیں اور پنیری منتقل کرتے وقت
1,60,000 पौधे फी एकड़ मेंटेन करें। मुल्क में चावल की सालाना पैदावार 7.5 मिलियन टन है, जिसका ज्यादातर हिस्सा पंजाब में पैदा होता है। चावल की पैदावार में इजाफे का मकसद GDP में चावल के हिस्से को बढ़ाकर काश्तकार की आमदनी में इजाफा करना है। बासमती चावल की मुख्तलिफ इकसाम के ज़ेरे काश्त रकबे और फी एकड़ पैदावार में इजाफे से न सिर्फ आबी वसाइल की बचत की जा सकती है, बल्कि चावल की बरामदात को फ़रोग देकर कीमती ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, रिनाला खुर्द, उकाड़ा। ये हमें छोटे छोटे स्टेप्स करेंगे तो बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट आ सकता है और बहुत थोड़े अरसे में आ सकता है। तो उसके लिए हम और जितने भी थैलेसीमिया के ऊपर काम कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स, उनके साथ अगले चंद दिनों में मिलेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि मैट्रिक या उससे पहले हम स्क्रीनिंग पूरी मुकम्मल कर लें ताकि लेजिस्लेशन कर रहे हैं आप। उसके लिए हम खुद तो नहीं बना सकते, लेकिन हम गवर्नर साहब को लिख के यहाँ ज़रूर भेज रहे हैं कि इसके ऊपर अगर हमें वो कुछ कर दें थैलेसीमिया के लिए। बिकॉज अगर बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे ये इस तरह की थैलेसीमिया की डिजीज़ थी और उन्होंने इसी तरह अपनी टेस्टिंग करके उसको ख़त्म कर दिया। अब तकरीबन 0 पे चले गए। ग्रीस में सबसे कॉमन थी, ईरान में भी बहुत था, वहाँ भी। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ख़त्म नहीं कर सकते, दुनिया ने करके दिखाई है। तो हम कुछ स्टेप्स अभी लेंगे अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर, जो आपको अगले आने वाले दिनों में पता भी चल जाएंगे। और हम और भी जितने थैलेसीमियाज़ के बाकी लोगों के सेंटर्स हैं वो भी विज़िट करेंगे। माशाल्लाह ये वाला सेंटर तो स्टेट ऑफ द आर्ट है, और जिस तरह मुन्नू भाई का ये ब्रेन चाइल्ड था और जिस तरह उन्होंने ये बनवाया है, अल्लाह ताला उनको जज़ा दें इसकी। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको भी जितना हेल्प आउट कर सकते हैं करें, और जो बाकी एक प्लान डॉक्टर साहब बना रहे हैं हम उसको भी इम्प्लीमेंट कराएंगे। मौसम साहब ये बताइएगा, दो चीज़ें हैं, एक तो जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए गए और दूसरा 25 हलाकतों का दावा किया गया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से, आप इस पर क्या कहते हैं? तशद्दुद वाली बात पे तो मेरे ख्याल में IG पंजाब ने बड़ी डिटेल में कल ब्रीफ किया है कि उसमें मेरे ख्याल में उनके साथ IG जेल भी थे और SSP भी थी। जहाँ तक 25 हलाकतों की बात, सर उनको कहें वो लिस्ट दे दें हमें। अगर वो 25 लोग हलाक हुए तो उनकी लिस्ट भी होगी, नाम भी होंगे, उनके जनाजे भी हुए होंगे, वो कहीं ना कहीं के रहायशी भी होंगे। सिर्फ उसके नाम दे दें ताकि हमारी भी नॉलेज में आ जाए। या फिर हम इतने, हमारे सिस्टम इतने कमज़ोर हैं कि लोग मर जाएं और हमें पता ना चले। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि वो जो रोज़ कह रहे हैं कि जी 25 लोग हलाक हुए, 25 लोग हलाक हुए, इंटरनेशनल मीडिया को भी कह रहे हैं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, उन 25 लोगों के नाम ज़रूर हमें दे दें। देखें टोटल 11 ख़वातीन हैं हमारे पास। हम भी माओ बहनों वाले हैं। सिर्फ हम कल भी परसों भी, क्योंकि एक तो था हमारा अपना जो भी सिस्टम है, पुलिस का सिस्टम है, जेल का सिस्टम है, उसके बावजूद जब इतना ज़्यादा हुआ कि यार कोई चीज़ अल्लाह ना करे ऐसी ना हो ना गई हो या कुछ हो, हमने 4 दफ़ा चेक किया। उन ख़वातीन को हम मिला नहीं सकते, वरना मेरा दिल है कि आपको मिला के उनसे ख़ुद पूछवा लें कि एक खातून जो वहाँ से निकली हैं उसने ख़ुद ट्वीट किया, डिटेल बताइए। हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो कौन है कौन नहीं, मुझे नाम भी नहीं पता है। लेकिन आप इस तरीके से अपनी माओ बहनों पे इल्ज़ाम लगा देना, थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं हमें हया करनी चाहिए। कि ये बताइएगा कि मुख्तलिफ GIGs बनी है, इसके वजह से खिलाफ की बात करते हैं, लेकिन इमरान खान पेश नहीं हो रहे, बल्कि उनका ये तकाजा है कि सलमान पाक आकर GIG उससे बयान वगैरह रिकॉर्ड करे। क्या ये मुमकिन है? फिर बाकी सबको भी उनके घर भेज देते हैं, फिर तो बाकी लोगों को भी घर ही भिजवाएंगे। तो ये तो फिर वो नादरा वाली फैसिलिटी करवाते हैं, जिस तरह नादरा वो घर में आके करती है सिस्टम, वो वाला करवाते हैं। देखिए मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि लॉ क्या कहता है, लेकिन जो भी आगे लॉ कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे। अगर गिरफ्तारी वाला हुआ लॉ तो फिर करेंगे, जो कानून कहेगा वो करेंगे, मेरी अपनी मर्जी नहीं होनी उसमें। सरकारी अस्पतालों में दोबारा फिर एक दफ़ा अद्वियात की कमी की बात का इश्तेहार बड़ी तेज, और दूसरा अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी सुनने में आ रहा है, जिससे काफ़ी परेशानी। इस हवाले से कोई हिकमत अमली है आपकी कि ये जो बार बार 1-2-3 माह के बाद एक फिर ये आवाज़ रेज होती है अद्वियात? अली जान साहब पता नहीं है कि नहीं, अली जान साहब शॉर्टेज है कोई जी दवाइयों की सरकारी हॉस्पिटलों में?
कोई LCO का उनको प्रॉब्लम हुआ था, उसमें भी हमारा वो महकमा नहीं था, उसमें भी लग के हमने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि ये शॉर्टेज हो जाएगी आगे, हमने महीना डेढ़ पहले उसके ऊपर काम किया। प्लस प्राइसिंग की बात देखें, एक तो फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरा अगर रोटी 10 रुपये से 15 की हो गई है, 20 की हो गई है, तो देखिए अगर वो दवाई, मैं ये नहीं कह रहा कि दवाइयाँ महंगी होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, वो हमें मेंटली रेडी होना चाहिए उसके लिए। मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। हम पिछले 3 दिन से 2-2 घंटे इकट्ठे बैठ रहे हैं, मिनिस्टर साहब भी और सेक्रेटरी साहब भी, और ये तो नहीं कह रहा कि हम बहुत ज़्यादा कुछ छोटी छोटी चेंजेस ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर, आप सिंधस फाउंडेशन का दौरा किया, लेकिन आपका गंगा राम का अपना सफाई कुमल का अपना प्रोग्राम है, वो उसका जुबों वाली का शिकार है, एक नाउ टेक्निकल पर्सन जो है वो उसको हेड कर रहा है, ना रियाज में भी ना ट्रांसलेशन वहाँ पे हो रही है, ना बच्चों को जो है वो मेडिसिन मिल रही है, ना प्रोग्राम को फंड दिए जा रहे हैं, ना उनको सैलरी मिल रही है। तो सब देखें, थैलेसीमिया के ऊपर जो सेंटर है ना, मैं जाऊँगा या डॉक्टर साहब जाएंगे या सेक्रेटरी साहब जाएंगे, मुन्नू भाई से अटैचमेंट ज़्यादा थी इसलिए सबसे पहले यहाँ आया हूँ। सर, आपने ऐलान किया था कि 4 माह का बजट निगरान हुकूमत पेश करेगी, मतलब पुरसकून ही बजट होगा ना, बेशक 4 माह का ही होगा, बिल्कुल पुरसकून होगा। चलें, थैंक यू। ये आने का मकसद भी ये है, और इसको हमने गवर्नर साहब को लिख के भेज रहे हैं कि इसके ऊपर जो लॉग हमें गुंजाइश देता है वो भी करें, ताकि इसको एटलीस्ट ख़त्म करने के लिए उस तरफ रास्ते में चले जाएं, फिर अगली आने वाली गवर्नमेंट उस पर काम कर लेगी। थैंक यू। वो अगर ये नहीं काम करेंगे फिर इनसे पूछेंगे ना। मैं काम करूंगा फंड से। थैलेसीमिया के खिलाफ काम करने वाले स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे। थैलेसीमिया के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली से इस पर काबू पाया जा सकता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सिगरेट नोशी की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों को तंबाकू नोशी के मुज़र असरात से मुतालिक आगाही फ्राहम करना है। रिपोर्ट करेंगी पर्दा सलीम। तंबाकू नोशी किसी शक्ल में भी हो सेहत के लिए नुकसानदेह है। सिगरेट नोशी करने वाला इसके मनफी असरात से तो मुतासर होता ही है, मगर ये अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। आलमी अदारा सेहत की तरफ से 31 मई को दुनिया में सिगरेट नोशी की रोकथाम का दिन मनाने का मकसद सिगरेट के नुकसानात के बारे में आगाही देना और इसकी हौसला शिकनी करना है। दुनिया भर में इस वक्त सिगरेट पीने वालों की तादाद तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ है, जिनमें 80% का ताल्लुक मतवस्त आमदनी वाले मुल्कों से है। पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ अफराद सिगरेट नोशी करते हैं और इसके बाइस 1 लाख से ज्यादा अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। आलमी इदारे सेहत की तरफ से इस दिन को मनाने का मकसद सिगरेट नोशों को ये बावर कराना है कि सिगरेट सिर्फ उनको मुतासर नहीं करती, दूसरों लोगों को मुतासर करती है। और सिगरेट के एक कश से 10 सेकंड्स के अंदर अंदर उसके जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो जिस्म के हर हिस्से में पहुंच जाते हैं, जिसमें फेफड़े, सांस की नाली, गला, खुराक की नाली, लिवर, मैदा और बहुत से जो अज़ा हैं इससे मुतासिर होते हैं। हुकूमत ने तंबाकू नोशी के खात्मे के लिए अवामी मकामात पर पाबंदी लगाई है, ताहम सूरत हाल इसके बरक्स है। पब्लिक मकामात, बस स्टॉपों और वैगनों पर लोग सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं। स्मोक जो है ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हर इंसान को चाहिए ये छोड़ देना। मैं अपनी कौम से, मुसलमानों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ और करता रहूँगा कि प्लीज़ नॉट स्मोकिंग हमारे लिए मुज़र सेहत ही है। सिगरेट नोशी की रोकथाम के लिए तालीमी इदारों में आगाही की जरूरत है, ताकि नौजवान नस्ल इस बुरी आदत से बच सके। सिगरेट नोशी की रोकथाम के लिए हम सबको अपना इनफरादी किरदार अदा करना होगा। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और अब लिए चलेंगे आपको चीन, जहां दूध जैसा सफेद पांडा तवज्जो का मरकज बन गया है। पांडा के जिस्म पर सफ़ेद और स्याह रंगों का इम्तजाज आम है, मगर हाल ही में चीन के सूबा सिचुआन में एक दो हैकल सफ़ेद पांडा देखा गया। 2 लॉन्ग नेशनल नेचर रिजर्व में नायाब पांडा की चलते कूदते और आम पांडास के साथ खेलने की वीडियोस रिकॉर्ड की गई है। सफ़ेद पांडा की उम्र 5 या 6 साल बताई गई है। ख्याल किया जाता है कि यह दुनिया में अपनी नौइयत का वाहिद पांडा हो सकता है। और अब आप जान सकेंगे मौसम की सूरत हाल। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी और ज़ेरी बलोचिस्तान,
गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्की है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नौकुंडी की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन और तुर्बत में भी 40, पंजगूर में 38, जबकि ठट्ठा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल।